साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन और इस सेशन बहुत ही बम्पर प्लस 1000 प्लस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। हम जूनियर सुपर टेट हिंदी साहित्य के लिए ये सेशन अब रोज चलेगा आपका। अगर अभी तक आपने हिंदी साहित्य का ऐप डाउनलोड नहीं किया और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। साथ ही दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर आपके लिए हिंदी साहित्य का एडेड जूनियर सुपर टेट का 20 मॉडल पेपर लॉन्च किए गए और ये 20 मॉडल पेपर 100 नंबर हिंदी के होंगे दोस्तों, जो मात्र 350 में आप इस मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन भी साथियों को दोस्तों जूनियर सुपर टेट की प्रैक्टिस करना है मॉडल पेपर की, वो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस में जाकर इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों हिंदी साहित्य की डेली टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई जो कि 1 साल के लिए रहेगी। रोज सुबह 8 बजे इसमें आपको एक टेस्ट डेली मिलेगा 365 दिन के लिए। इसमें आप सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो आप दोस्तों ले सकते हैं एडमिशन और अपना अध्ययन बहुत अच्छा और मजबूत बना सकते हैं। आज से दोस्तों अपन आदिकाल से टॉपिक वाइज कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बताते जाना है। बताइए, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? बताइए। प्रश्न अच्छा है, सभी को बताना है, एक बार लाइक भी करना है। हिंदी साहित्य, बताइए, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ये आपका क्वेश्चन है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को, प्रश्न क्रमांक आपका 1 है और इन क्लासों को आपको मिस नहीं करना दोस्तों। 1 में आपका राइट आंसर है कि सर सर्वप्रथम प्रयास किया था गारसादा तासी ने, ठीक है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी गुड आंसर। गारसादा तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन तत्काल आपसे पूछा जाता है कि गारसादा तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? बताइए जल्दी से, फटाफट से आपको क्वेश्चन बताना है, लाइक करते जाना है और दोस्तों आगे बढ़ते जाना है। बताएं गारसादा तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? ये प्रश्न क्रमांक आपका 2 है और 2 में आपने बताया है कि सर इनके ग्रंथ का नाम है इस्तबारदा ललितुतुर हिंदू हिंदुस्तानी, यानी बी नंबर। अब आपको बताना कि ये दोस्तों कितने भागों में प्रकाशित हुआ और कब कब हुआ। राम कुमार वर्मा ने इनका दूसरा भाग जो है ये कब प्रकाशित माना है, इसका आंसर भी आपको बताना है। एक और क्वेश्चन है, इस्तबारदा ललितुतुर हिंदू हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? पूरे प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है, अपन बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर बताना है आपको। हिंदी, फ्रेंच, अंग्रेजी या फिर उर्दू, यानी कि 3 नंबर का सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको चयन करना है और 3 का आपने बताया कि सर ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ पेरिस से प्रकाशित हुआ था और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, है ना। तबकातु सुइरा के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 4 में बताएं जल्दी से। और जिन भी साथियों को जूनियर सुपर टेट का मॉडल पेपर लेना है 100 नंबर हिंदी के लिए, वो मॉडल पेपर 20 मॉडल पेपर ले सकते हैं मात्र 350 में दोस्तों। 350 में सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में इन मॉडल पेपर का प्रैक्टिस लगा सकते हैं। संभावित प्रश्नों को लेकर के मॉडल पेपर बनाए हैं, इंपॉर्टेंट। प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर आपने बताया है कि सर इसका उत्तर है मौलवी करीमुद्दीन, यानी कि आपका डी नंबर जो है ये डी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। निम्न में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 5 बताइए, किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा जाता है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। प्रश्न क्रमांक 5 में, और 5 में
आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है सी नंबर, यानी कि तज़किरा, ए सुइरा, ई हिंदी, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया? हिंदी साहित्य इतिहास का नींव का पत्थर किसे माना गया? जल्दी से बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 में? 6 का आंसर है, बहुत ही बढ़िया आंसर है। और 6 में हिंदी साहित्य की इतिहास की नींव का पत्थर पूछा गया आपसे, तो नींव का पत्थर किसे माना जाता है? दोस्तों, आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है और इतिहास की एक शर्त होती है कि उसमें काल विभाजन होना जरूरी होता है। ठीक है, काल विभाजन क्या होता है? जरूरी होता है। तो काल विभाजन के आधार पर जो प्रमुख ग्रंथ या प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जिसे नींव का पत्थर कहें, तो वो हो जाएगा कौन सा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि आपका 1 नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड आंसर। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया, किसे माना गया बताइए? प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना गया? प्रश्न क्रमांक 7 में इन क्वेश्चनों को आपको फटाफट से हल करते जाना है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना गया? प्रश्न क्रमांक 7 है, अच्छा क्वेश्चन है और साथ में आपका सीधा आंसर जा रहा है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है वो इस्तवारदा ललितुत्र एंदु हिंदुस्तानी माना जाता है। दोस्तों, ये नंबर आपका ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर आपको चयन करना है। 8 में आपका राइट आंसर क्या होता है? एक बार वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दो और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लो साथियों। जल्दी से बताएं प्रश्न क्रमांक 8 में आपका राइट आंसर क्या है? और प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार किसे माना जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। और सीधा आंसर आपका 8 में जा रहा है कि सर वो माना जाता है किसको? शिव सेंगर को, यानी कि आपका जो सी नंबर है ये बिल्कुल सही है। इनके ग्रंथ का नाम आपको बताना है। शिव सेंगर का ग्रंथ कौन सा है बताइए। और ये प्रश्न क्रमांक 9 है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपसे बनेंगे और आपसे बनने भी चाहिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, तो बताएं, फटाक से चयन करें। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन किसने किया? काल विभाजन किसने किया बताइए। और आपका सीधा आंसर यहां पर जा रहा है, क्या जा रहा है? आंसर आपका जा रहा है प्रश्न क्रमांक 9 में डॉक्टर ग्रियर्सन, यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। ग्रियर्सन आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपको बताना यहां पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ बताइए। डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर का, या आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का, या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, या फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास? बताएं 1888 में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है? कौन कौन सही आंसर बता रहा है? ये तो सभी को पता है कि सर डॉक्टर ग्रियर्सन के जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, ये ग्रियर्सन का ग्रंथ है, यानी कि आपका उत्तर 1 नंबर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये गणपति चंद्र गुप्त ने, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था 1938 में राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 11 में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना? किसने माना?
प्रश्न क्रमांक 11 में आपको चयन करना है। किसने माना बताइए। 11 का राइट आंसर। लाइक करते रहें और शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। किसने माना है मॉडर्न वर्नाकुलर, जो कि दोस्तों 1888 में ये प्रकाशित हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की दोस्तों विशेषांक में। और यहां पर बिल्कुल सही आंसर लगाए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, यानी बी नंबर। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। इन्होंने प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है, तो किशोरी लाल गुप्त ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किससे कहा गया, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 में आपको चयन करना है हिंदी साहित्य के इतिहास का। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12 में। और 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का चयन करना है, करिए चयन 12 में। नीचे लिंक दिए हिंदी साहित्य के ऐप की, तो हिंदी साहित्य का ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, है ना। स्पेशल हिंदी साहित्य विषय के लिए ऐप बनवाया गया। और यहां पर प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शिव सेन सरोज को, जो कि शिव सेन सेंगर की रचना है, यानी कि आपका दोस्तों सी नंबर बिल्कुल सही। वेरी गुड। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली, किससे ली सर्वाधिक सहायता डॉक्टर ग्रियर्सन ने। प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर बताइए। ग्रियर्सन ने सबसे ज्यादा सहायता किस ग्रंथ से ली है, ये आपका क्वेश्चन है। फटाफट से आपको बताना है, लाइक करना है अपने मित्रों तक और शेयर कर देना है दोस्तों। बताएं प्रश्न क्रमांक 13 और उत्तर जा रहा है आपका, क्या जा रहा है, किससे ली है, बोली है शिव सेन सरोज से, यानी सी नंबर आपका फिर सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है, कवियों की संख्या बताना है आपको। 952, 1000, 692 या फिर 750। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 14 में कितनी है संख्या, फटाफट से बताते जाएं, बहुत सारे प्रश्नों को अपन को चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर, और 14 में आपका आंसर जा रहा है कि सर इसका आंसर 952 हो जाएगा, है ना। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है, 952, यानी आपका उत्तर 1 नंबर बिल्कुल सही है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन है। ये कथन किसका है, ये कथन किसका है प्रश्न क्रमांक 15 में, गारसा दत्तासी का, प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा का, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह का। ये आपको चयन करना प्रश्न क्रमांक 15 में। भैया IAS स्टडी ट्रिक सर्च कर लो टेलीग्राम में, कॉपी पेस्ट नहीं करो। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन है। ये आपका कथन है प्रश्न क्रमांक 15 में। और 15 का एक कथन जो कहा है वो कहा है किसने, प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा का है ये कथन। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। वेरी गुड। दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्योंकि, क्यों नहीं बन सका बताइए। वैसे उसे सरोज के आधार पर लिखा गया है, या फिर दोस्तों उसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारण नहीं है, उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं, या फिर वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न क्रमांक 16, क्या कारण है, 16 का आंसर बताना है अनुराग यादव जी। वेरी गुड आंसर, वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही। वेरी गुड। मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है, प्रश्न क्रमांक 17। ये मिश्र बंधु दोस्तों 3 भाई थे, अब 3 भाई में एक चौथा, यहां तो 4 दिए हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों, कौन सा लिखा था, मिश्र बंधु विनोद, जो कि 4 भागों में प्रकाशित था। 1913 में इसके 3 भाग प्रकाशित हुए थे, फिर चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था, है ना।
और मिश्र बंधुओं ने दोस्तों हिंदी साहित्य के आदि काल को आरंभिक काल नाम दिया था। यहां पर आपका 17 का आंसर आपको चयन करना है और सीधा आंसर आपका जा रहा कि सर कृष्ण बिहारी ये मिश्र बंधु में शामिल नहीं थे, यानी डी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड आंसर। सिर्फ आपको उत्तर बताना है फटाफट से, ठीक है। सिर्फ अपन पढ़ रहे हैं मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में दोस्तों विभाजित किया गया, ये जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या है, फटाक से बताएं। प्रश्न क्रमांक आपका 18 है। 18 का आंसर बताना है और सीधा आंसर जा रहा है कि सर अगर आप कहोगे 18 में मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया। अब देखो यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, यही तो क्वेश्चन है दोस्तों। 18 का आंसर 18 में बहुत सारे लोगों ने बी लगा दिया, 4 भागों में लगा दिया। बहुत बढ़िया, यहां पर भागों में नहीं पूछा था भैया, कालों में पूछा था। जिनको मैंने कई बार बताया उनने राइट बताया। यहां पर आपका आंसर ए नंबर है। आपको मैं बता दूं कि ये जो मिश्र बंधु विनोद है ये 4 पुस्तकों में बटा, मतलब 4 पुस्तक, 1 पुस्तक, 2 पुस्तक, 3 पुस्तक, 4 पुस्तक, ठीक है। ये 4 पुस्तक इसकी प्रकाशित हुई। ये 3 पुस्तकें मान के चलो सरल भाषा में, पहली वाली भाषा में 3 पुस्तकें 1913 में प्रकाशित हुई और ये चौथी पुस्तक इनकी 1934 में भाई। लेकिन याद रखते ना ये पूरा एक ग्रंथ है मान के चलो। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में, कितने कालों में, 5 कालों में विभाजित किया गया। यहां पर आपका उत्तर 1 नंबर सही है। कालों में पूछा गया था, भागों में नहीं पूछा। भाग 4 और काल 5, ठीक है। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है बताइए। प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर 19 का बताइए। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है। शिवसेन सेंगर, मिश्र बंधु, वियोगी हरि या फिर श्याम सुंदर दास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। हिंदी नवरत्न ये पूछा गया है दोस्तों। इसका आपको पता है कि इसका रचना काल है 1910। 1910 रचना काल भी पूछा जाता कभी कभी। और हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है ये प्रश्न क्रमांक 19 में आपसे पूछा गया, तो सीधा आंसर है कि सर मिश्र बंधु हैं। वेरी गुड, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। पादरी F.E.K. द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ। किस नाम से प्रकाशित हुआ बताएं जल्दी से, किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो यहां पर पादरी F.E.K. द्वारा बताना है। प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर सभी से बनेगा दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। सी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली। वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा कहां से मिली। 21 का आंसर आपको चयन करना है। लाइक कर दो एक बार सभी साथी, अपने मित्रों तक शेयर भी कर दो। और दोस्तों जिनको भी जूनियर सुपर टेट का हिंदी का मॉडल पेपर लगाना है वो सभी साथी मॉडल पेपर से जुड़ जाएं दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं और मॉडल पेपर मात्र 350 में लेकर के अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा बना सकते हैं। यहां पर 21 का क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर है पंडित राधा कृष्ण गोस्वामी से। अगला क्वेश्चन 22, आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन अभी शायद GIC में पूछा गया था दोस्तों या PGT में, ये क्वेश्चन आता ही है। प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर आपको चयन करना है, तो बताइए प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। 22, जो भी हमारे मास्टर कैडर वाले साथी हैं वो भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में, है ना। उनके लिए मॉडल पेपर भी लॉन्च किया गया है। 22 का आंसर आपको चयन करना है और सीधा आंसर आपका जा रहा है हिंदी साहित्य का विकास नाम से।
ये प्रकाशित हुआ था। वेरी गुड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 23 में बताइए जल्दी से। जीआईसी में आया था। हाँ, तो बताइए यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है तो क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास का, तो प्रश्न क्रमांक 23 में आपका राइट आंसर चला जाएगा कि सर ये प्रकाशित हुआ था 1929 में। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है? 24 का आंसर चयन करना है। वीडियो को लाइक और एक बार शेयर कर दें सभी साथी अपने मित्रों तक। और जूनियर सुपर टेट के दोस्तों हिंदी मॉडल पेपर में एडमिशन ले सकते हैं। जूनियर सुपर टेट का क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया गया है। जो भी साथी मात्र 15 दिनों में अपनी तैयारी अच्छा करना चाहते हैं तो एक क्रैश कोर्स भी बनाया गया है उसके लिए। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है? 24 का आंसर आपको चयन करना है और 24 का आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर। वेरी गुड। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? बताएं। प्रश्न क्रमांक 25 में वीडियो को लाइक करें। जो भी जूनियर सुपर टेट के अंतिम दिनों में हिंदी की दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं, वो एक क्रैश कोर्स बनाया गया उनके लिए 599 का। उस क्रैश कोर्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तैयारी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं की है तो 25 का आंसर है। 25 में आपको चयन करना है और आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि सर अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्य कोटि की नहीं है? 26 का आंसर बताना है। राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे। आपको पता है दोस्तों कि वीर गाथा काल आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, है ना। अपभ्रंश काल दोस्तों धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी जी ने कहा था। ठीक है, वीर काल विश्वनाथ ने कहा था। ठीक है, तो यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्य कोटि की नहीं है? तो प्रश्न क्रमांक 26 में आपने सही आंसर लगाया है कि सर सिद्धों और योगियों की नहीं है। अब सिद्धों की बात आई है तो सिद्धों की संख्या भी आप बता दो। सिद्धों की संख्या कितनी थी? सिद्धों की संख्या कितनी थी और नाथों की संख्या कितनी थी? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सरल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आपसे यहां पर हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, बताइए कौन सा ग्रंथ है जो अभी तक अधूरा है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में, पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह ग्रंथ कौन सा है जो आज तक अधूरा ही है। बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको पता है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? सुमन राजे। बोले सर सुमन आधा नहीं दिया जाता। सुमन मतलब फूल, फूल आधा नहीं दिया जाता किसी को, गलती नहीं करना। आधा से क्या बनेगा? सुमन। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बोले दूसरा इतिहास लिखना बच्चों का खेल है क्या? बच्चन का, तो बच्चन से है। हिंदी साहित्य का दोस्तों समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने लिखा। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। और यही ग्रंथ जो है, यही ग्रंथ क्या है? अधूरा है। क्या है? अधूरा। कौन सा? डी नंबर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसको है? आलोचनात्मक ढंग से पूछा गया। अब हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नहीं पूछा गया यहां पर, हालांकि विकल्प भी नहीं है, लेकिन आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है ये आपसे पूछा गया 29 में। बताइए सभी लोग, लाइक कर दो। सभी साथी लाइक भी किया करें दोस्तों और बताएं। आपका प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है 28 का। और 28 में आपने बताया कि सर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 29 है।
सभी लोग लाइक करें। ये सेशन रोज 9 बजे चलेगा दोस्तों। आपको 29 का आंसर बताना है। बताइए 29 में सीधा आंसर जा रहा है कि सर हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है? गंगा प्रसाद सिंह। कौन है? गंगा प्रसाद सिंह। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सी नंबर राइट आंसर। किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 30 नंबर। किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? ये क्वेश्चन है आपका। नीचे लिंक दी है हिंदी साहित्य के ऐप की, तो ऐप को सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 30 में आपका उत्तर चला जाएगा डी नंबर, यानी कि हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त, इसको दोस्तों आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है। किस ग्रंथ को कहा जाता है? हिंदी पुस्तक साहित्य। बोले हिंदी पुस्तक तो हमारी माता है तो ये माता प्रसाद गुप्त जी का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को भी रेखांकित किया है? किसने किया है अपने इतिहास में? प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर। लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बताते जाए फटाफट से। एक बढ़िया प्रैक्टिस आपकी रहेगी, है ना। यहां पर 31 में अपना टारगेट 1000 प्लस प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे और जो भी साथी यहां पर 31 का आंसर बताएगा उसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास किसने किया? एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सबसे बनेगा, सभी लोग बताएंगे काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास किसने किया? गारसादा तासी ने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर मिश्र बंधुओं ने? बताइए अरविंद यादव जी। 32 का आंसर, और 32 में आपका सीधा सीधा जा रहा है कि सर काल विभाजन तो ग्रियर्सन ने किया है। सब सर्वप्रथम डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बताएं। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है? आदिकाल, चारण काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, या फिर वीरगाथा काल? क्या नाम दिया 33 में? 33 का बताइए और लाइक जरूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, है ना। 33 में आपको बताना, गुरु दक्षिणा देख के नहीं जाते हो, गुरु दक्षिणा में कम से कम लाइक करके ही जाया करो आप लोग। 33 का आंसर, राइट आंसर है चारण काल, यानी सी नंबर। सी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? कब से माना बताइए? 6वीं सदी से, 7वीं से, 8वीं से, या फिर 9वीं सदी से? 34 का आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आप लोगों का कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभिक जो आरंभ है वो कब से माना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया और सीधा आंसर है 8वीं सदी से। कब से माना? 8वीं सदी, यानी सी नंबर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? ये दोस्तों जो ये ग्रंथ है ये 1888 में प्रकाशित हुआ, ठीक है, और इसमें सबसे पहले काल विभाजन किया गया, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ, है ना। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी आप दोस्तों इसके पत्रिका के विशेषांक में प्रकाशित हुआ। लेकिन आपको इसमें बताना कि काल विभाजन का जो स्पष्ट निर्देश दिया है वो कौन से अध्याय में दिया है, ये आपको बताना है। 35 का आंसर है आपका कि सर 12वें अध्याय में। कौन से अध्याय में? 12वें अध्याय, यानी आपका उत्तर डी नंबर जो लगाया है। बहुत बढ़िया आशा जोशी जी, वेरी गुड। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरंभिक काल और प्रारंभिक काल, मैंने कई बार आपको बताया, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने। अब 36 का आंसर आपको चयन करना है और सीधा आंसर जा रहा है कि सर आरंभिक काल जो नाम दिया है वो दिया है किसने? मिश्र बंधुओं ने। यानी कि आपका जो 1 नंबर है, ये 3 भाई थे, तीनों भाइयों के नाम लिखिए कमेंट में जल्दी से। 1 नंबर आपका मिश्र बंधु राइट। मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है।
इसमें किसमें है अज्ञात काल का उल्लेख? 37 का आंसर यहां पर बताना है। अज्ञात काल का उल्लेख है दोस्तों उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। ठीक है, यानी बी नंबर यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 का आंसर बताइए आप लोग। तो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? उन पद्धतियों के नाम भी आपको कमेंट में लिखना है, कौन कौन सी पद्धतियां हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया 38 में। बताइए, लाइक करिए फटाक से, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? प्रश्न क्रमांक 38 और 38 का आंसर हो जाएगा कि सर ये 4 पद्धतियां हैं। कितनी? 4 पद्धतियां हैं। नाम लिखिए फटाक से कौन कौन सी 4 पद्धतियां हैं। और यहां पर अगला ही क्वेश्चन पूछा गया, FEKE ने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? कितने कालों में विभक्त किया बताइए? 4, 5, 6 या फिर 7? बताएं। प्रश्न क्रमांक 39 में बताना है कि FEKE ने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में दोस्तों विभक्त किया? तब आपका उत्तर आया है कि सर 4 कालों में। कितने कालों में? FEKE ने 4 कालों में, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, किसने हिंदी की शैशव अवस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को दोस्तों बनाया? काल विभाजन का आधार जो है आंदोलनों को बनाने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन है? उन विद्वान का नाम आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 40 में बताइए किसने बनाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40 का आंसर आपको चयन करना है। और जितने भी हमारे साथी हैं दोस्तों सभी लोग लाइक जरूर करें और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। प्रश्न क्रमांक 40 का आंसर आपका बिल्कुल सही है कि सर आंसर डी नंबर लगा दो। डी मैंने आंसर लगा दिया, बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड, डी आपका सही है। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्तियों को काल विभाजन का आधार बनाया? बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत बढ़िया आंसर आना चाहिए। जनता की चित्तवृत्तियों को काल विभाजन का आधार बनाने वाले विद्वान कौन हैं? बताएं, जल्दी से बताएं। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? प्रश्न क्रमांक 41 का आंसर आपको चयन करना है। तो 41 में सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर ये जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही, वेरी गुड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। शुक्ल ने कितने कालों में विभाजित किया साहित्य इतिहास को? इनका एक ग्रंथ है कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास, सभी को पता है। अब इस हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? ये प्रश्न क्रमांक 42 का आंसर बताना है। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताता है। बताइए कितने कालों में विभाजित किया? बहुत बढ़िया आंसर, बी नंबर, यानी 4 भागों में विभाजित किया है, 4 कालखंडों में विभाजित किया। सभी का आंसर सही आया है ना। वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध सर्व प्रमुख आपत्ति है। बताइए क्या आपत्ति है? 4 विकल्प हैं। क्या आपत्ति है? जिन ग्रंथों के आधार पर यह नामकरण किया है उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है, उनमें श्रृंगार रस भी है, उनमें कुछ आप्राप और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं, या उनमें हठयोग की प्रधानता है। आपको बताना है। पंकज कुमार जी बताइए, अर्चना पाल जी, प्रश्न क्रमांक 43 का आंसर 43 में आपको चयन करना है। और 43 में सभी का आंसर हो जाएगा कि सर उसमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की क्या है? रचनाएं हैं। उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर, वेरी गुड। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? साथ ही आपको बताना है यहां पर
कि वीरगाथा काल किसने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा, आदिकाल किसने कहा, चारण काल किसने कहा। तो यहां पर सर्वाधिक उपयुक्त नाम बताइए। सबसे पहले तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तब आपने सीधा लगाया कि सर आदिकाल ये सर्वाधिक उपयुक्त है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, चारण काल दोस्तों गिरियर्सन ने कहा और रामकुमार वर्मा ने भी कहा। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है, ये आपका क्वेश्चन है। नीचे हिंदी साहित्य की दोस्तों आपके ऐप की लिंक दी है, तो आप हिंदी साहित्य के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यहां पर आपको चयन करना है 45 नंबर का प्रश्न है। 45 नंबर में आपका सही आंसर क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है 45 में, और आपका उत्तर यहां पर चला जाएगा क्या, 1 नंबर। 950 वर्ष का, कितने वर्षों का, 950 वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है, यानी कि आपका 1 नंबर 950 वर्ष बिल्कुल सही है। ठीक है, किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, किसके नहीं हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, प्रश्न क्रमांक 46 में आपको चयन करना है, और 46 का सीधा आंसर जा रहा है, क्या जा रहा है बताइए, किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। यानी कि यहां पर आपके 3 क्वेश्चन बन रहे दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है कि गिरियर्सन ने भी चारण काल कहा, रामकुमार वर्मा ने भी चारण काल कहा, और FEK ने भी चारण काल कहा। अगर किसी ने नहीं कहा तो वो है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, यानी कि C नंबर आपका सही है। ठीक है, वेरी गुड। हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा, विकल्प बिना विकल्प के बताइए, सिद्ध सामंत युग किसने कहा, प्रश्न क्रमांक 47 में सभी से आंसर बनेगा। लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए अपने मित्रों तक। सिद्ध सामंत युग किसने कहा, ये आपका क्वेश्चन है, शेयर करिए दोस्तों, सिद्ध सामंत युग किसने कहा। और यहां पर आपका सही आंसर चला जाएगा कि सर पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही, वेरी गुड। आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का जो श्रेय है वो किसको है, आपको चयन करना है, आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसको है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, नंदुलाल वाजपेयी, रामकुमार वर्मा, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यानी कि प्रश्न क्रमांक 48 का आंसर चयन करना है, और आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का जो श्रेय है वो श्रेय जाता है किसको जाता है। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, और आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथों को आपको कमेंट में लिखना है, जल्दी से लिखिए। आदिकाल की सीमा अवधि क्या है, सीमा अवधि बताइए, 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक, या फिर दोस्तों 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, 8वीं से 11वीं, या 11वीं से 14वीं शताब्दी तक। प्रश्न क्रमांक 49 का आपको चयन करना है। 49 में आपका सीधा आंसर क्या जा रहा है कि सर जो आदिकाल की समय अवधि है वो क्या है, समय अवधि बताना है आदिकाल की, और सीधा आंसर आपका चला गया कि 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी जो है इसकी समय सीमा मानी जाती है। डी नंबर आपका सही है, डी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर सही हो जाएगा 49 में, वेरी गुड। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 50 में। लाइक कर दो सभी लोग, शेयर कर दो अपने मित्रों तक दोस्तों, और इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कि सभी से बनेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और सीधा आंसर आपका चला गया कि सर अपभ्रंश काल कहा था, किसने कहा था, धीरेन्द्र वर्मा ने भी कहा था, और दोस्तों किसने कहा था, गुलेरी जी ने भी कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा दोनों ने कहा था अपभ्रंश काल। आदिकाल को बीज वपन काल किसने नाम दिया, बीज वपन काल नाम किसने दिया बताएं।
प्रश्न क्रमांक आपका 51 है। लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करो। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? 51 में। 51 का जिनको भी दोस्तों हिंदी साहित्य के जूनियर सुपर टेट के हिंदी के मॉडल पेपर में एडमिशन लेना है वो मात्र 350 में 20 मॉडल पेपर हल कर सकते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी बी नंबर आपका राइट आंसर। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है तो कौन सा है? प्रमुख रस कौन सा है आदिकालीन साहित्य का? शांत, करुण, हास्य या फिर वीर? यानी कि 52 का आंसर आपको चयन करना है। और आदिकालीन साहित्य का जो प्रमुख रस है वो रस है वीर। कौन सा है? वीर, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया? आदिकाल के तृतीय प्रकरण में बताना है आपको, बताएं किसका किया है। प्रश्न क्रमांक 53 का आंसर, और 53 में आपका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। बहुत सारे लोग गलत बताएंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? कौन कौन सही बता रहा? प्रश्न क्रमांक 53 में बहुत सारे लोग गलत बताएंगे मुझे पता है, और बहुत सारे लोगों ने सही आंसर लगाया कि सर वीर गाथा काव्य का इन्होंने क्या किया है। यहां पर आदिकाल के पूछा गया था, आदिकाल के तृतीय प्रकरण में, है ना, हिंदी साहित्य के तृतीय प्रकरण नहीं पूछा, तो आपका सी नंबर यहां पर बिल्कुल सही है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, क्योंकि बताइए, माना है क्योंकि आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक की रचनाएं पुरानी हिंदी में मिलती हैं। आदिकालीन हिंदी उलटवासी शैली के कारण ध्रुव है। पुरानी हिंदी में ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया गया, या फिर अपभ्रंशाभास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित। बताएं प्रश्न क्रमांक 54 का आंसर। 54 में आपको चयन करना है, और 54 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर आचार्य पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, क्योंकि अपभ्रंशाभास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है, और हिंदी का स्वरूप क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है, यानी कि डी नंबर। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हिंदी का प्राचीन छंद कौन सा है? 55 में आपको चयन करना है। लाइक जरूर करें सभी साथी। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? दोहा, बरबे, छप्पय या फिर सबैया? हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 55 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सीधा सीधा आंसर आपने बताया कि सर प्राचीन छंद है दोहा। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद दोहा है। आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 56 का लाइक करो सभी साथी और शेयर कर दो अपने मित्रों तक। आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये 56 का आंसर आपको बताना है। आदिकालीन साहित्य शुद्ध अपभ्रंश में है, आदिकालीन साहित्य शुद्ध हिंदी में है, आदिकालीन साहित्य अपभ्रंशाभास हिंदी में है, या फिर आदिकालीन साहित्य शुद्ध प्राकृत में है। तो आपको चयन करना है, और प्रश्न क्रमांक 56 में कि आदिकालीन साहित्य अपभ्रंशाभास हिंदी में है, ये कथन सत्य है ना, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं सदी किसने माना है? 57 में आपको चयन करना है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं सदी किसने माना है? ये प्रश्न आपको कमेंट में लिखना है अपने, है ना। और दोस्तों इसी प्रकार से सभी साथी बने रहें, ठीक है। और ये हिंदी साहित्य के ऐप की लिंक नीचे दी है, तो इस ऐप के लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को, ठीक है। साथ ही दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में हिंदी साहित्य का एडेड जूनियर सुपर टेट का 20 मॉडल पेपर लॉन्च किए गए। 100 नंबर हिंदी के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हिंदी साहित्य के डेली टेस्ट सीरीज वैलिडिटी 1 साल के साथ चल रही है, रोज सुबह 8 बजे। फिर जूनियर टेट के लिए सुपर एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया,
यानी कि लास्ट के 15 दिनों में आप क्या पढ़ें, ऐसा कोर्स लॉन्च किया गया। तो क्रश कोर्स मात्र 599 में आप ले सकते हो, ठीक है। साथ ही दोस्तों हिंदी साहित्य की 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी है, जो भी दोस्तों आगे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। नीरज जी, दारसू जी, रासू, दीपिका, अमद जी, पिंटू जी, मिनी, श्रीधर जी, अर्चना, दारसू, रीनू, निर्मला जी, सरोज जी, दीपक, एम, अजय जी, हर्षिता, अनुराग जी, प्रमोद जी, आस्था जी, सोनू जी, निष्ठा जी, मीनाक्षी, रश्मि पाठक जी, रीना जी, रितिका, रेखा जी, मीनाक्षी, बीनू जी, पिंटू, आदर्श जी, वेरी गुड सभी साथियों के लिए, ठीक है। और अनिल कुमार जी, विजय लक्ष्मी जी, रितिका जी, रिसु, लवली जी, प्रियंका जी, कमल जी, सोनू KM जी, बिल्कुल, शिव कुमार जी, सुगंधा जी, गायत्री जी, श्वेता जी, अजय जी, सोनू, रेशु त्यागी जी, रितिका जी, सभी साथियों को धन्यवाद। सभी लोग पढ़ते रहे इसी साथ इसी सेशन में। और दोस्तों है ना, कोर्स आपका हो तुरंत मिल जाएगा। सरोज निगम जी, तुरंत आपका कोर्स वहां पर आपका ओपन हो जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप फीस करोगे तुरंत आपका ऐप में खुल जाएगा आपका कोर्स, ठीक है। तो जो भी जिस कोर्स को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स भी आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हिंदी साहित्य का है, हिंदी साहित्य का है बॉबी जी, हिंदी साहित्य का है। आप देख लो अपना सिलेबस उत्तराखंड के लिए, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना सिलेबस देखो। ये जो अपनी सेशन चल रहा है ये सबके लिए चल रहा है दोस्तों, हिंदी साहित्य का, है ना। तो अपने अपने सिलेबस के अनुसार देख करके हिंदी साहित्य में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, और अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य को अपन कवर करते हुए आगे चल रहे हैं, जो कि दोस्तों सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, और अध्ययन करते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप IAS स्टडी ट्रिक सर्च कर लेना, आप लोग मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सरोज जी। आप कोर्स देख सकते हैं स्टोर में जाकर के, ऐप डाउनलोड करो, नीचे स्टोर का ऑप्शन आता है, स्टोर में क्लिक करो तो कोर्स आपको मिल जाएंगे। कोर्स में जाकर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। रामकिशन जी हिमाचल से हैं, आकाश जी, ठीक है। तो जिन भी साथियों को कोर्स में लेना है एडमिशन वो जल्दी करें और एडमिशन लेकर के अपना अध्ययन चालू करें, जहां पर आपको ट्रिकी तरीके से याद करवाया जाता है, जहां पर आपको टेस्ट भी करवाए जाते हैं हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जय